Hello children, we are now with a new chapter, chapter 2. फाइनल अकाउंट्स ही है ये भी. जो चैप्टर 1 था वो फाइनल अकाउंट्स था ऑफ अ फर्म विद देयर पार्टनर्स डूइंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स. आज जो हम करने जा रहे हैं वो भी फाइनल अकाउंट्स ही है, पर ये फाइनल अकाउंट्स ऐसे संस्था का है जिनका उद्देश्य है व्यापार करने का कि वो प्रॉफिट न कमाए पर समाज सेवा करे. सो आवर चैप्टर फॉर टुडे इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. Their business is mainly with the objective of not to earn profit but to give service to its members and to society. तो ऐसे संस्था का फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर आपको दिया गया है. आज मैं आपको थ्योरी कराती हूँ, इसका बेस आपको कराती हूँ. चिल्ड्रन रिमेंबर, कोई भी चैप्टर में अगर आपका बेस बराबर नहीं है तो आप समझ नहीं कर पाएंगे. आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा मेरा फर्स्ट लेक्चर, जहां मैं आपको बेस तैयार कर रही हूँ. तो मैं स्लाइड शेयरिंग भी करूंगी, तब आपको और थोड़ा सा बेस मिल जाएगा. पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आपको बोर्ड पर ही बताना है. तो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. व्हाट आर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स? ऑल दोज फर्म्स which are established to give service to society and its members. ऐसे उदाहरण जब मैं बोलूंगी तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं ऑल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, लाइब्रेरी, सेवा मंडल, मित्रा मंडल, जिमखाना. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका उद्देश्य होता है कि वो लोगों का सेवा करें. अब ऐसे संस्था के को इनकम कहाँ से मिलती है? अगर वो समाज सेवा में लगा है तो इनकम कहाँ से मिलती है? दे कैन गेट इट थ्रू डोनेशंस और दे कैन गेट इट थ्रू सब्सक्रिप्शन. देखो ये वर्ड आएगा बार बार. सब्सक्रिप्शन मेंबर्स लोग का फी है. दे कैन गेट थ्रू सब्सक्रिप्शन, दे कैन गेट थ्रू ट्यूशन फीस अगर स्कूल्स है तो ये जो वर्ड फी है ना, ये आप सुन के कंफ्यूज मत होना. फीस जो है संस्था के लिए इनकम है. डोंट फॉरगेट a very important concept. अकाउंट्स कौन लिखता है? डोंट फॉरगेट द एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस राइट्स द अकाउंट्स. तो आपको हमेशा सम करते वक्त व्यापार के दृष्टिकोण से सोचना है. थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस. सो नाउ कमिंग डाउन टू द क्वेश्चन. फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन जो आपने किया चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 का जो फाइनल अकाउंट्स था ऑफ फर्म विद पार्टनरशिप फर्म, वहां पर आपको क्वेश्चन में क्या था? ट्रायल बैलेंस था. यहां पर आपको क्वेश्चन में मिलेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ये आपका क्लास 11 का कैश बुक है. रिसीट पेमेंट अकाउंट है. लेफ्ट साइड रिसीट है, राइट साइड पेमेंट है. ये रियल अकाउंट है. जब पैसे अंदर आती है तो रिसीट है, पैसा बाहर जाता है पेमेंट है. और आपके आंसर में लास्ट टाइम क्या था? आपके आंसर में 3 भाग का, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. यहां पर से ना इस चैप्टर में आप ट्रेडिंग अकाउंट को हटा दो. ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा बिकॉज ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो लोग. तो क्या आएगा? 2 ही चीजें आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बदले में आपको मिलेगा सेम टू सेम प्रिंसिपल. सेम आप पर नाम आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो डोंट फॉरगेट योर आंसर हैज गॉट 2 पार्ट्स. One is income and expenditure account and second balance sheet. ये दोनों चीजें आपके आंसर में आएगा. ओके, नाउ कमिंग बैक, मैं अभी आपको इस चैप्टर का 3 रूल्स बता रही हूँ. फाइनल अकाउंट्स में 3 रूल्स था, पर वो थोड़ा सा अलग है इस चैप्टर से. तो रूल्स में आपको मिलेगा. आपके क्वेश्चन में डेबिट साइड एक ही है. यू हैव गॉट 1 साइड फॉर क्रेडिट. रिसीप्ट इज डेबिट, पेमेंट इज क्रेडिट. आपके आंसर में 2 साइड है डेबिट का. एक है एक्सपेंडिचर, ये नॉमिनल अकाउंट है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है. तो आपके आंसर में एक्सपेंडिचर साइड इज डेबिट एंड एसेट साइड इज डेबिट. देखो दूर दूर है मेरा हाथ. ओके, आपके आंसर में फॉर साइड ऑफ क्रेडिट वो भी 2 है. इनकम साइड इज क्रेडिट, लायबिलिटी साइड इज क्रेडिट. सो क्वेश्चन में एक डेबिट एक क्रेडिट, आंसर में 2 डेबिट साइड 2 क्रेडिट साइड. तो नाउ रूल नंबर 1 okay of NPO,
शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे एनपीओ. एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. रूल नंबर 1, क्वेश्चन से डेबिट का आइटम जाएगा क्रेडिट साइड में. अगर पैसे रिसीव हुए हैं, पैसा अगर मिला है, तो इट कैन बी योर इनकम और इट कैन बी अ लायबिलिटी. आई विल कम टू दिस मोर इन डिटेल. रिपीट वन मोर टाइम. अगर वो डेबिट का आइटम है तो वो जाएगा इन द साइड ऑफ क्रेडिट. इनकम में जाएगा, नहीं तो हो जाएगा लायबिलिटी में. दीज टू आर द साइड ऑफ क्रेडिट. अगर आपका आइटम्स पेमेंट में है क्वेश्चन में, तो आपके आंसर में पेमेंट इज साइड ऑफ क्रेडिट, वो जाएगा आपके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, नहीं तो वो जाएगा एसेट. रूल नंबर 1, क्वेश्चन से डेबिट का आइटम क्रेडिट साइड में और आइटम ऑफ साइड ऑफ क्रेडिट जाएगा डेबिट साइड में. ये है रूल नंबर 1. अब इसमें से अगर कंफ्यूजन है तो कि इन दोनों में से कहां डालूं मैं, मतलब अगर ये डेबिट का आइटम है तो जाएगा इनकम या लायबिलिटी, इन दोनों में से कौन सा. तो आपको याद करना है, अगर वो रेवेन्यू रिसीप्ट है, मतलब वो बार बार आने वाला आइटम है. नॉर्मली बिजनेस में ये इनकम आती है, बार बार आने वाला रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा, तो इनकम में जाएगा. अगर वो लॉन्ग टर्म रहेगा, बार बार नहीं आती है, लॉन्ग टर्म का है, तो वो जाएगा लायबिलिटी में. इफ इट इज अ रेवेन्यू, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट. रेवेन्यू रिसीप्ट बार बार आती है, ये जाएगा इनकम में. अगर वो कैपिटल रिसीप्ट है तो बार बार नहीं आती है, एक आध बार ही आती है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, वो जाएगा लायबिलिटी में. शॉर्ट टर्म बार बार आने वाला इनकम, लॉन्ग टर्म बार बार नहीं आने वाला लायबिलिटी. वैसे ही पेमेंट. पेमेंट में अगर दो टाइप का है, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट. अगर वो रेवेन्यू पेमेंट है, बार बार आने वाला आइटम है, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बार बार आने वाला आइटम पेमेंट का, तो वो जाएगा एक्सपेंडिचर में. शॉर्ट टर्म का है, ये छोटे पीरियड का है, हर महीने आती है. अगर वो लॉन्ग टर्म का है, हमने पेमेंट किया, ये कैपिटल पेमेंट है, मतलब हमने पेमेंट किया पर ये बहुत लंबा समय तक चलेगा. मतलब हमने एक एसेट लिया, फर्नीचर लिया, मशीन लिया, बहुत लंबे समय तक हमने पेमेंट किया, पर वो ज्यादा समय तक चलने वाला आइटम के लिए है, तो वो पेमेंट जो है हम बोलते हैं कैपिटल पेमेंट, हो जाएगा एसेट. सो इन शॉर्ट चिल्ड्रन, short term items, reoccurring items will come in income and expenditure account, and long term assets, long term liabilities will come in balance sheet. This was rule number 1. Don't forget this. क्वेश्चन से डेबिट का आइटम क्रेडिट, क्रेडिट का आइटम डेबिट. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मैंने पूरा हेडिंग डाला नहीं है. It is income and expenditure account for the year ended. मतलब ये अकाउंट एक साल के लिए है, ये आदमी एक साल का ही खर्चा इनकम बताएगा. आपको बाहर वाले कॉलम में, ये बाहर वाले कॉलम में सिर्फ इस साल का आइटम्स को बाहर लेके आना है. अगर वो इस साल का आइटम नहीं है, लास्ट ईयर का रहेगा या आने वाला साल का रहेगा, तो उसको लेस करना है. रूल नंबर 2, in income and expenditure account, in the outside column you should only bring items of this year. If it was of previous year or of the following year, then you will subtract it. Rule number 2. Now rule number 3 is adjustments. The same rule that we have for final accounts with partnership firm also. Rule number 3, every adjustment will have two effects, equal effect of debit and credit. So these 3 rules, don't forget, I will repeat them one more time and then I will go on to the slide sharing. उसमें आपको मैं कुछ ऐसे वर्ड्स है इस चैप्टर में जो आपको और कोई चैप्टर में नहीं आया होगा, उस वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना. मैं ये रिपीट कर रही हूँ स्लाइड्स में, सिर्फ वो 3 रूल्स एक बार रिपीट करती हूँ. क्वेश्चन से डेबिट का आइटम will go in the side of credit, expenditure, sorry, receipt का आइटम will go in income और liability. पेमेंट का आइटम जाएगा एक्सपेंडिचर और एसेट. रूल नंबर 2, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटसाइड कॉलम में इस साल का ही अमाउंट आना चाहिए, बाकी सबको आप लेस कर देंगे. रूल नंबर 3, एडजस्टमेंट्स विल गो इन 2 प्लेसेस,
इक्वल इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये 3 रूल्स आप ध्यान में रखोगे तो आपको सम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इस चैप्टर में 2-3 टाइप का सम है, जैसे ही सम्स आता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। कभी भी डाउट्स होगा तो ये वाला लेक्चर पे आप वापस जाना, एक बार रिवाइज कर लेना आपके उसूल, तो आपको सम अच्छा लगेगा एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। ओके, सो लेट्स गेट ऑन टू आवर screen sharing where I will teach you some fundamentals of this chapter. I'm happy to see you all again to our next chapter of class 12. We just finished with our chapter 1, that's final accounts of partnership firms, and this is our chapter 2, accounts of not for profit concerns. अभी तक जो भी आपने क्लास 11 और क्लास 12 में जो भी पढ़ाई किया है वो सब ऐसे व्यापार का है जिनका उद्देश्य हुआ करता है कि वो धंधा करके प्रॉफिट कमाए। The main objective of all those firms which you learned till now was to earn profit. ये जो चैप्टर है आज का, ये आप पढ़ने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ने जा रहे हैं। आपने जो फर्स्ट चैप्टर में किया था वो फाइनल अकाउंट्स था पार्टनरशिप फर्म का। क्लास 11 में आपने फाइनल अकाउंट्स किया था, वो था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक ही व्यापारी था। आज भी आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी फाइनल अकाउंट्स है, पर वो फाइनल अकाउंट्स ऐसे संस्था का है जिनका उद्देश्य है कि वो प्रॉफिट न कमाए पर लोगों का सेवा करे। आगे देखते हैं। दिस इज योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 63 में आपका ये सेकेंड चैप्टर है, मैंने वहां से पिक लिया है आपका स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक। व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, देखो राइट में दिया है, दोज कंसर्न्स विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट बट टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी आर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। उनका मेन उद्देश्य क्या है? इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विस, समाज सेवा करना, एंड टू एनकरेज, टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। तो ये ऐसे संस्था को इनकम कहाँ से मिलती है? अगर उनका उद्देश्य समाज सेवा है तो धंधा नहीं कर रहे हैं तो उनको इनकम कहाँ से मिलती है? उनको इनकम मिलता है अगर वो क्लब है, जिमखाना है, लाइब्रेरी है, तो उनको मिलता होगा सब्सक्रिप्शन। अगर वो स्कूल कॉलेज से तो मिलता होगा एडमिशन फी, या अगर वो कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, मंदिर है, चर्च है, तो मिलता होगा डोनेशन। तो ऐसे तरह से उनको इनकम मिलता है। तो आपको आपके ध्यान में कुछ आ रहा है एग्जाम्पल्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का? जहां पर आप पढ़ते हो ना, जो भी स्कूल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो सब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न माना जाता है, NPO, या हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, लाइब्रेरीज, जिमखानास, मित्र मंडल, सेवा मंडल, जो भी वर्ड एंडिंग में ट्रस्ट आती है या एंडिंग में आती है, उसका नाम के एंड में आती है फाउंडेशन, तो ऐसे सब संस्था को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे जाएंगे। What is the difference between profit organization and not for profit organization? इनमें फर्क क्या है? फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मूल उद्देश्य, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मूल उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मूल उद्देश्य है सेवा करना। ट्रायल बैलेंस बनती है क्या? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें वो लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, दे प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो वो लोग क्या बनाते हैं? दे प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपका क्वेश्चन पेपर में, चिल्ड्रन ध्यान दो, आपके क्वेश्चन पेपर में ट्रायल बैलेंस प्रिंट होके नहीं आएगा, उसके बदले में आएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और फिर आपके आंसर में क्या हुआ करता था? थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट्स के आंसर में आप जो आपने अभी तक किया, तो भले ही सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हो या पार्टनरशिप फर्म का हो, तो आपके फाइनल अकाउंट्स के आंसर में 3 भाग था, ट्रेडिंग एंड सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। NPO के चैप्टर में आपका फाइनल अकाउंट्स में 2 ही
स्टेटमेंट है, दो ही चीजें हैं, एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। ये दोनों चीज को मिला के हम बोलेंगे एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, ये सेम टू सेम डिट्टो जेरोक्स कॉपी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का शब्द यहाँ पर यूज करना गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बदले में शब्द है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट रिजल्ट, फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट वाले संस्था में उनका नेट रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहाँ पर सरप्लस बोलेंगे, नेट प्रॉफिट के बदले में, प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर शब्द नेट प्रॉफिट के बदले में सरप्लस है। सरप्लस का मतलब इनकम ज्यादा खर्चा कम, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। डेफिसिट का मतलब नेट लॉस, मतलब नेट लॉस के बदले में आप शब्द यूज करेंगे डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम। ओनर्स फंड या कैपिटल, जो संस्था इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, उस संस्था में कैपिटल का शब्द आपको मिलेगा और उसके साथ रिजर्व सरप्लस भी रहेगा, वो भी ओनर का कैपिटल बन जाता है। पर एनपीओ के चैप्टर में, आज के अपने चैप्टर में कैपिटल का शब्द नहीं मिलेगा, कैपिटल फंड मिलेगा। कैपिटल फंड is the same as the capital which you learned in the partnership form. Let's go ahead. This is what children your question looks like. आपका ट्रायल बैलेंस हुआ करता था क्वेश्चन पेपर में पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स, पर ये एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चन पेपर में प्रिंट होके आएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चिल्ड्रन इज द सेम टू सेम एज last year you studied cash book. You remember cash book, 1 column cash book, 2 column cash book. तो लेफ्ट साइड में मतलब वो कैश अकाउंट ही है, लेफ्ट साइड में रिसीप्ट है, राइट साइड में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है टेक्स्ट बुक में, इसको आप सुधार लेना। ये रिसीप्ट नहीं है, ये पेमेंट है, पेमेंट। लेफ्ट साइड में रिसीप्ट, डेबिट साइड में रिसीप्ट है, साइड ऑफ क्रेडिट में पेमेंट है। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चिल्ड्रन रिमेंबर इज अ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है ना, तो ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट होने के नाते क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब भी पैसा अंदर आती है तो वो रिसीप्ट पे जाएगा डेबिट साइड में, जब आप पैसे पे करते हैं तो वो जाएगा पेमेंट साइड में। तो यहाँ पर जितने भी आइटम्स आप देख रहे हैं ना, ये सब पैसा आया हुआ है, और यहाँ पर जो भी आप पैसे देख रहे हैं ये सब बाई वाले आइटम्स, ये सब पेमेंट हुआ है। अब क्वेश्चन में आप उसको समझो, इस क्वेश्चन को, जब ये कैश अकाउंट है, रिसीव पेमेंट अकाउंट, अगर वो पैसा लास्ट ईयर का मिला, प्रीवियस ईयर, तो भी वो यहाँ पर आएगा। इस साल का कुछ पैसा मिला तो भी वो यहाँ पर आएगा, अगले साल का कुछ पैसा मिला तो भी वो यहाँ पर आएगा। मतलब क्या, रिसीप्ट वाले साइड में पिछले साल का भी आइटम आ सकती है, पिछले साल का पैसा मिला हुआ, इस साल का भी पैसा मिला हुआ वो भी आ सकता है, आने वाला साल का एडवांस में मिला वो भी आ सकता है। वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि जब भी पैसा अंदर आया रहेगा, वो कोई भी पीरियड का होने दो, उसको वो लोग डालेंगे रिसीप्ट में। वैसे ही पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में भी आप देखोगे, अगर सैलरी आपने पिछले साल का दिया है तो भी आता है, इस साल का दिया है तो भी आता है, नेक्स्ट ईयर का कुछ पे किया है तो भी आता है। तो ये सब आपने अगर पेमेंट किया रहेगा, कोई भी साल का होने दो, वो सब यहाँ आ जाता है। तो इस अकाउंट के अंदर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर खिचड़ी पकती है। पिछले साल का भी आइटम है, इस साल का भी आइटम है, और आने वाला साल का भी आइटम है। यहाँ पर आपको संभाल के इसमें से छान के जो इस साल का आइटम है वो ही जाएगा आपके आंसर में। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट स्क्रीन में तो देखेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन में आपका आंसर का 2 भाग है, देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देना।
ओके जो नीचे का हिस्सा है टोटल रिसीव्ड रेवेन्यू कैपिटल, ये हम आ जाएंगे उसके बाद में वापस मैं आ जाऊंगी यहाँ पर हाँ ये आपने देखा ये क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन चिल्ड्रन, रिसीव्ड एंड दिस इज पेमेंट, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर, दिस इज पेमेंट, ऑल द मनी पेड, दिस ऑल द मनी रिसीव्ड। नाउ व्हाट इज योर आंसर, हाउ डज इट लुक लाइक? आपका आंसर ऐसा दिखता है, ये आपका आंसर है। आपका आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, देखो फॉर द ईयर एंडेड, और सेकेंड पार्ट है बैलेंस शीट एज ऑन। ये दोनों चीज मिला के आपका आंसर है फाइनल अकाउंट्स का। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड है, मतलब इस अकाउंट के अंदर, अब ध्यान देना, इस अकाउंट के अंदर बाहर वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, बाहर के कॉलम में सिर्फ इस साल का आइटम्स आना चाहिए। अगर वो इस साल का आइटम है तो आप ऐड करेंगे, अगर कुछ लास्ट ईयर का रहेगा तो वो लेस करेंगे, देखो लेस लास्ट ईयर, अगर वो नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो भी लेस है, क्योंकि बाहर के कॉलम में केवल और केवल इस साल का आइटम आना चाहिए। तो ये ध्यान देना, वापस मैं जा रही हूँ क्वेश्चन के ऊपर, आपके आंसर में बाहर कॉलम में क्या आना चाहिए, केवल इस साल का एक्सपेंडिचर और इस साल का इनकम बाहर के कॉलम में, बाकी सबको आप अंदर के कॉलम में ही लेस करके छोड़ देंगे। ओके, गो बैक टू योर क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन के अंदर रिसीप्ट और पेमेंट में वी हैव गॉट 2 काइंड्स ऑफ रिसीप्ट एंड 2 काइंड्स ऑफ पेमेंट। यहाँ पर रिसीप्ट 2 तरह का है, एक है रेवेन्यू रिसीप्ट, दूसरा है कैपिटल रिसीप्ट। पेमेंट में भी 2 तरह का है, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। तो ये जितने भी आइटम है ये 2 किस्म का हो सकता है, रेवेन्यू रिसीप्ट या कैपिटल रिसीप्ट। पेमेंट जो भी है ये भी 2 किस्म का होगा, रेवेन्यू पेमेंट या कैपिटल पेमेंट। अब ये क्या है, ध्यान देना, रेवेन्यू पेमेंट वो रेवेन्यू रिसीप्ट या रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसीप्ट या रेवेन्यू पेमेंट ये शॉर्ट टर्म का रिसीप्ट या पेमेंट है, छोटे समय का, कुछ पैसा मिला होगा या पेमेंट किया होगा, वो है रेवेन्यू रिसीप्ट या रेवेन्यू पेमेंट। और ये रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट ये रीअकरिंग है, बार बार आती है। साधारणतः व्यापार में ये रिसीप्ट और पेमेंट होती ही रहती है। इसमें जैसे कि बार बार आने वाला आइटम जो है सब्सक्रिप्शन, ये बार बार आती है, लोगों से जो पैसे मिलते हैं, मेंबरशिप फीस वो बार बार आती है, एंट्रेंस फी बार बार आती है, एडमिशन फी बार बार आती है, लाइफ मेंबरशिप फी ये एक आध बार ही आती है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट। लाइफ मेंबरशिप फी एक आदमी की जिंदगी में एक ही बार देता है, तो जो बार बार नहीं आती है और जो लॉन्ग पीरियड के लिए है उसको आप बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट। और जो पेमेंट बार बार नहीं होती है, एक आध बार होती है, उसको आप बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। तो जो बार बार आपको रिसीप्ट मिलती है वो है रेवेन्यू रिसीप्ट, जो बार बार पेमेंट होता है वो है रेवेन्यू पेमेंट, जो एक आध बार होता है वो है कैपिटल रिसीप्ट, और जो एक आध बार पेमेंट होती है वो है कैपिटल पेमेंट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट और पेमेंट शॉर्ट टर्म, रीअकरिंग मतलब बार बार आती है, एंड इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वैसा ही कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट ये लॉन्ग पीरियड का है, नॉट रीअकरिंग, बार बार नहीं आती है, और ये साधारणतः व्यापार में नहीं होता है। तो आगे जाएंगे, इसी को मैंने वापस एक्सप्लेन किया है। रिसीप्ट साइड ऑफ द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन में जो रिसीप्ट साइड है, डेबिट साइड है, वो उसमें 2 तरह का आइटम्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट ये शॉर्ट पीरियड का है, रीअकरिंग है मतलब बार बार आती है, जैसे कि एग्जांपल है सब्सक्रिप्शन, ट्यूशन फीस, ये सब आएगा आपका शॉर्ट पीरियड में रेवेन्यू रिसीप्ट में, और वो कहाँ जाएगा आपका आंसर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो जाएगा इनकम वाले साइड में।
अगर वो लंबा समय तक चलने वाला रिसीप्ट है और वो बार बार नहीं आती है, इफ इट इज अ लॉन्ग पीरियड एंड नॉट रिकरिंग, एग्जाम्पल है बैंक लोन, ये थोड़ी ना आपको हर महीना मिलता है बैंक लोन, साल में एक आध बार मिलता होगा, या लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ में एक ही बार मिलता है एक आदमी से, तो ऐसे जो लंबे समय का है वो जाएगा लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर मैं आपका ध्यान यहाँ आपको लाना चाहती हूँ, चिल्ड्रन पे अटेंशन, फ्रॉम द क्वेश्चन डेबिट साइड का आइटम जाता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड, तो डेबिट का आइटम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, या वो जाएगा लायबिलिटी साइड में, दोनों क्रेडिट साइड है। आई रिपीट, क्वेश्चन से डेबिट का आइटम आप ट्रांसफर करेंगे, रिसीप्ट से डेबिट का आइटम आप ट्रांसफर करेंगे आपके आंसर में क्रेडिट साइड में। ये है एनपीओ का रूल नंबर 1। डेबिट का आइटम, रिसीप्ट वाला डेबिट का आइटम जाएगा आंसर में क्रेडिट साइड में, इनकम में जाएगा अगर वो बार बार आने वाला है, लायबिलिटीज में जाएगा अगर वो लंबा समय तक है और वो बार बार नहीं आती है। वैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन, आपके क्वेश्चन में जो पेमेंट साइड है, दैट इज द क्रेडिट साइड ऑफ योर क्वेश्चन, वो भी 2 तरह का है। उसमें अगर वो शॉर्ट पीरियड का है और बार बार आने वाला है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो एक आध बार आता है और लंबे समय का है, लॉन्ग पीरियड, तो आप बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार खर्चा होती है, वो क्या है, एग्जाम्पल देखो, सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ये सब जो है ना ये बार बार आती है, ये जाएगा आपके आंसर में एक्सपेंडिचर साइड। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है ना, फाइनल अकाउंट्स का, उसमें 2 वाले साइड में, डेबिट वाला साइड में। अगर वो लंबा समय तक जाने वाला खर्चा है, आपने कोई एसेट के पीछे खर्चा किया है, तो वो जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो यहाँ पर आपका ध्यान, पे अटेंशन चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट। From the credit side of your question, you will transfer the items to the debit side. Item of credit will go in the debit side, that is the expenditure side, or it will go in the asset side. तो अपना रूल नंबर 1, क्वेश्चन से डेबिट का आइटम जाएगा क्रेडिट साइड में आंसर में, और क्वेश्चन में जो क्रेडिट साइड में है वो जाएगा डेबिट साइड में। ये उल्टा साइड चलता है, फाइनल अकाउंट्स के उल्टा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओ, ये है आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें बहुत सारे आइटम्स दिया है। अगर आप ध्यान दोगे, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने किया उसी का एक डुप्लीकेट है। कुछ नए नए शब्द मिलेंगे आपको उतने ही, जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, मैं एक्सप्लेन करूंगी वापस एक बार, और अभी जब नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा मैं ये सब जो नया नया जो टर्म्स है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बट चिल्ड्रन, ऑन द होल this is same as profit and loss account. 2 sides, all we have got expenditure, खर्चा है आपका। हेडिंग में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर पहला शब्द यहाँ इनकम है, पर यहाँ पर आप लिखोगे एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में खर्चा सब डेबिट में आती है, 2 वाले साइड में, और इनकम जो भी है ये आएगा क्रेडिट साइड में, इनकम साइड। देखो, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीव्ड, ये सब रिसीप्ट है, पैसा मिला हुआ है, इनकम है। बैलेंस शीट आपको पता ही है, फाइनल अकाउंट्स आपने किया है पहले भी, इसमें लायबिलिटीज इज क्रेडिट साइड, एसेट इज डेबिट साइड। एसेट्स क्या क्या है, व्यापार की सारी संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी, जिसे बेच के पैसा मिलेगा या पैसा मिलेगा, वो सब एसेट है। लैंड, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, बुक्स, स्टेशनरी, स्टॉक, हाँ, नॉट जस्ट स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, कोई भी स्टॉक आता है तो वो एसेट है। लायबिलिटीज क्या है, व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटीज वो चीजें हैं जिसे व्यापार को पे करना पड़ेगा, तो उसमें आएगा बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल फंड, उनके मेंबर्स लोग को ही पे करना पड़ेगा वापस। कोई भी फंड आपको मिलता है, बिल्डिंग फंड, एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, कोई भी फंड आपको शब्द मिला, वो सब लायबिलिटीज है। तो ये आपका आंसर है। इन योर आंसर चिल्ड्रन, यू हैव
two sides of debit. This is debit side. 2, ये debit है, assets भी debit है. So this is debit, this is debit. For credit also we have got two sides. Y वाला side ये credit side है, liability भी credit side है. तो debit का side कौन सा है? Expenditure, asset. Two sides for credit, income, liabilities. मैं जाती हूँ वापस पीछे एक बार. क्वेश्चन से डेबिट साइड का आइटम जाएगा इनकम में, नहीं तो वो जाएगा लायबिलिटीज में, इनकम या लायबिलिटीज. एंड इफ इट इज अ पेमेंट आइटम, इट विल गो इन द डेबिट साइड, दैट इज इन द एक्सपेंडिचर साइड और इन द एसेट साइड. नेक्स्ट, now we come to some important accounting concepts of this chapter. First is capital fund. Capital fund is a word that is used for capital. In your partnership firm, you use the word capital. Here you will use the word capital fund. Second, subscription. इस पे ध्यान दो, ये नया टर्म है. Subscription is the membership fees paid by the members to become member. अगर आपका कोई क्लब है, जिमखाना है, लाइब्रेरी है, और जो लोग आपका लाइब्रेरी या जिमखाना ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो पैसे उनको देना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए, मेंबर बनने के लिए, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन ये कहाँ जाएगा? ये बार बार आने वाला इनकम है, ये जाएगा इनकम साइड में, शोन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंट्रेंस फी क्या है? एंट्रेंस फी इज द फीस विच इज पेड टू एंटर द ऑर्गेनाइजेशन. मे बी फॉर, इट कुड बी एन एंट्रेंस फी फॉर अ फंक्शन ऑल्सो, इट कुड बी एंट्रेंस फी फॉर अ पार्टी, इट कुड बी एंट्रेंस फी टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आप देखोगे एंट्रेंस फी, कभी कभी वो जाएगा इनकम साइड में, कभी कभी वो जाएगा लायबिलिटी साइड में. अगर वो लंबा टाइम तक है तो वो जाएगा कैपिटल रिसीप्ट साइड में, लायबिलिटीज. अगर छोटा समय का है तो वो जाएगा रेवेन्यू साइड में, इनकम साइड. तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कहाँ डालना है, कि वो छोटे समय का है या लंबा समय का है. लाइफ मेंबरशिप फीस, देखो शब्द बोलता है लाइफ में, एक ही बार उसको पे करना पड़ेगा लाइफ मेंबरशिप फीस. देखो ये वर्ड फीस सुन के कंफ्यूज मत होना. कोई भी संस्था के लिए मेंबरशिप फीस या ट्यूशन फीस, डॉक्टर का फीस, हॉस्पिटल का फीस, फीस का मतलब उस संस्था के लिए वो इनकम है. सो लाइफ मेंबरशिप फीस ये एक आध बार ही मिलता है, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में. ये बार बार आने वाला आइटम नहीं है, इट इज नॉट रीऑकरिंग, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का. नेक्स्ट, लेगेसी. लेगेसी, जब कोई आदमी मर जाता है तो वो अपना विल पत्र में लिखता है कि ये मेरा जायदाद है, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ इस संस्था को, ये सेवा मंडल को, ये मंदिर को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ. सो लेगेसी इज अ गिफ्ट बाय अ डिसीज्ड पर्सन. ये जो डिसीज्ड पर्सन है, इसका मतलब है जो मरा हुआ आदमी, उसको बोलते हैं डिसीज्ड पर्सन. तो ये क्या बार बार आती है? नहीं, ये एक आध बार ही आती है, तो ये जाता है लायबिलिटी साइड में. लंबा समय तक चलने वाला आइटम बार बार नहीं आती है, वो जाएगा लायबिलिटी साइड. डोनेशन. डोनेशन दो किस्म का है. एक है सिंपल वर्ड डोनेशन, या सेकेंड आ सकता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्लेग्राउंड, डोनेशन फॉर स्कूल फंड, ऐसे. तो जब डोनेशन अकेला शब्द आता है ना, तो ये दान है, जो आप दान पेटी में डालते हैं मंदिर में या कोई संस्था में आप जाओगे तो दान देते हो. तो ये जो है सिंपल वर्ड डोनेशन, वो बार बार आ सकता है एक संस्था को, वो जाएगा इनकम साइड में. और जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, स्कूल फंड, ये जो है ये जाएगा लायबिलिटी साइड में. ऐसा क्यों? क्योंकि वो डोनेशन उस उद्देश्य के लिए ही आपको यूज करना पड़ेगा. तो अगर वो बिल्डिंग के लिए दान दिया है तो बिल्डिंग के लिए ही यूज कर सकते. यू आर लायबल टू यूज इट फॉर द बिल्डिंग और फॉर द प्लेग्राउंड और फॉर द स्कूल फंड. सो इट विल गो इन द लायबिलिटी साइड. इट्स अ लॉन्ग टर्म item.
Next, seventh one, endowment fund or any fund. Any fund will be shown on the liability side. It's a long-term item. Now, some very important tips. When you first see the question, check whether the capital fund is given. अगर capital fund दिया है, इसका मतलब है वो जूना बिजनेस है. तो अगर वो जूना बिजनेस है, if it's an old firm, तो उस जूना बिजनेस का कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज होगा पिछले साल का, उसको पहले ट्रांसफर करना. अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है पिछले साल का, तो समझ लेना कि ये नया बिजनेस है. तो कैपिटल फंड मिलने के बाद या पिछले साल का जो एसेट लायबिलिटीज है उसको भी ट्रांसफर करने के बाद आप स्टार्ट करना, ट्रांसफर करना रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के आइटम्स को. तो आइटम फ्रॉम द रिसीप्ट साइड ऑफ योर क्वेश्चन विल गो इन द इनकम साइड और लायबिलिटी साइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है. डेबिट का आइटम जाएगा इन द साइड ऑफ क्रेडिट आपके आंसर में, और जो आइटम है क्वेश्चन में इन द साइड ऑफ क्रेडिट, पेमेंट का आइटम जाएगा डेबिट साइड में आपके आंसर में, वो है एक्सपेंडिचर साइड या एसेट साइड. ये मैंने आपको कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो 1 साल के लिए है. इसके लिए उसके बाहर के कॉलम में केवल इस साल का ही आइटम आपको लाना है, बाकी पिछले साल का या आने वाला साल का आइटम को आप लेस करेंगे. देखो, दिस ईयर्स अमाउंट विल बी एडेड, प्रीवियस एंड नेक्स्ट ईयर्स अमाउंट विल बी लेस इन द इनर कॉलम. नेक्स्ट, अगर कोई सब्सक्रिप्शन याद है, मेंबर्स से जो पैसे मिलते हैं ना, मेंबरशिप फीस, वो है. अगर वो पिछले साल का है या नेक्स्ट साल का है तो वो आपको माइनस करना है. और अगर वो अगले साल का एडवांस में मिला है तो ये 2 जगह जाएगा. एक तो आप लेस कर ही देंगे वहां पर, उसके अलावा वो जाएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि एडवांस में मिला है तो शायद वापस देना पड़ेगा. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में फॉर्मूला है. अगर आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का कोई एडजस्टमेंट मिलती है तो उसमें फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को, जो साल का स्टॉक है, उसको आप साल भर यूज किया ही होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपने अभी तक यूज नहीं किया, उसके लिए लेस है. अगर कोई एसेट को बेचा है, देयर इज अ सेल ऑफ एसेट, पॉइंट नंबर 7, सेल किया है और एसेट में प्रॉफिट हुआ है, मतलब अगर कोई एसेट को बेचा है तो 3 चीजें हो सकती है. एक है प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो हो सकता है लॉस हुआ, आपने लेस पैसे में बेचा, या हो सकता है प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं है. तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को आप दिखाएंगे इनकम साइड में. सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में से उसका कॉस्ट को लेस कर दो. यू विल लेस द कॉस्ट फ्रॉम द एसेट. अगर लॉस है तो लॉस को दिखाने का कहाँ, 2 वाले साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में. पर इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में से उसका कॉस्ट को आप लेस कर दो. अगर प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं है तो आपको सिर्फ दिखाना है एसेट के साइड में, जो बेचा है उस एसेट का कॉस्ट को आप लेस करेंगे. So thank you children. So this was your theory. इसको आप बीच में, अगर जब भी डाउट्स मिलता है, कुछ शब्द नहीं समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को आप जरूर देखना. आपका बेस पक्का होगा तो ही आपका सम अच्छी तरह से जाएगा. जो भी मैंने टिप्स दिया है उसको आप, अभी शायद आपको समझने में तकलीफ है क्योंकि मैंने अभी तक सम स्टार्ट नहीं किया. जब आप सम को आप स्टार्ट करोगे और आप करोगे सम को, तो ये वाला वीडियो दोबारा एक बार देख लेना. आपका तभी बेस जो है, आपका जो रूल्स है, फंडामेंटल्स है, इस चैप्टर का पक्का हो जाएगा. सो लेट अस गो एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट lecture. We will start with the sums. Till then, stay safe and stay connected, and of course children, stay smiling till we meet again.